गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे अपना अध्याय तीसरा व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया था किसी भी व्यक्ति को अगर अपना व्यापार संचालित करना है तो उसे उस व्यापार को संचालित करने के लिए व्यवसाय का कोई ना कोई स्वरूप लेना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं व्यावसायिक संगठन का स्वरूप। अब अपन ने इसमें एकल स्वामित्व देख लिया, साझेदारी देख लिया, सहकारी समिति देख लिया और संयुक्त हिंदू परिवार देख लिया। अब हम आते हैं व्यावसायिक संगठन का सबसे बड़ा स्वरूप, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, कंपनी है। तो अब आज अपन जानेंगे कि कंपनी किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसमें क्या गुण होते हैं और क्या इसमें दोष पाए जाते हैं। तो कंपनी का सीधा सा मतलब होता है व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ होता है जो क्यों संचालित करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। अब जो कंपनी होती है उस पर कंपनी अधिनियम 1956 के जो नियम कानून है वो लागू किए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कंपनी चालू करनी होती है तो उसको समामेलन का प्रमाण पत्र या व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, इस तरीके से उनको प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। दूसरी चीज, जब हमें कंपनी होती है उसका हमें रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण कराना आवश्यक माना जाता है। अब कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे अंशों में विभाजित की जाती है। अंश मतलब कि कंपनी की सबसे छोटी इकाई पूंजी की। जैसे अभी आपने सुने हैं तो शेयर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, वो जनता को क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है। जनता के पास जब ज्यादा रुपए होता है या छोटी छोटी बचते को क्या करती है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती है। जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो शेयर्स को बेच भी सकती है या फिर उनको खरीद भी सकती है। तो कंपनी का उद्देश्य क्या रहता है, सदस्यों का एक स्वैच्छिक संघ जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बहुत बड़ी मात्रा में संचालित किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो कंपनी है। कंपनी की पूंजी क्या होती है, अंशों में विभाजित रहती है जो कि हस्तांतरणशील रहते हैं। जैसे कि आज आपने कोई शेयर्स खरीदा और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बेचकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं रहती है। और एक और चीज, और कंपनी में क्या होती है, एक कॉमन सील रहती है जिसको अपन सार मुद्रा कहते हैं। जैसे कोई भी व्यापारिक संघ रहता है, अब वो गल्ले का हो या कोई भी हो, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक सील यूज करते हैं, जिसका क्या मतलब होता है, कोई भी अपन ने व्यापार किया, बार बार सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है और उस सील के माध्यम से क्या हो जाता है, कॉमन सील जो रहती है सार मुद्रा, उसके माध्यम से ही आगे व्यापार संचालित हो जाता है। मान लेते हैं कि उस व्यापार के जो व्यापारी है उसके द्वारा वो व्यापार पूर्ण रूप से सही किया गया है। ऐसी एक कंपनी की एक सार मुद्रा होती है। जब भी कोई काम किया जाता है तो उसका हम यूज करते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता होती है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बनाया गया है। तो कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि ये क्या कर सकती है, ये किसी के साथ भी व्यापार कर सकती है, मतलब साझेदारी नहीं कर सकती बट किसी की भी संपत्ति को खरीद सकती है। अगर कंपनी और उसके जो सदस्य हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी की स्थिति होती है तो वो एक दूसरे पर मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। इसीलिए अपन ने इसको कहा गया है कि एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि इसको क्या होते हैं, अन्य व्यक्तियों की तरह सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। अब पृथक वैधानिक अस्तित्व इसको इसलिए प्राप्त होता है, एक तो एक कृत्रिम व्यक्ति है और दूसरी चीज क्या होता है, इस पर कंपनी अधिनियम 1956 के नियम कानून लागू होते हैं। एक बात और तो इसमें होती है, कंपनी और उसके जो सदस्य होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं, इनको अलग मतलब एक साथ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के संचालन में भाग नहीं ले सकते हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वही कंपनी का संचालन कर सकते हैं। सदस्य क्या होते हैं, अंशधारी जो होते हैं वह केवल इसमें एक सदस्य के रूप में ही काम करते हैं, इसलिए इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है। शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब होता है ऐसा उत्तराधिकार जो कंपनी मतलब निरंतर चलती रहती है। कोई अंशधारी मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में कोई विकलांग हो जाता है या फिर कोई अपने अंशों को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, तो एक अंशधारी के आने जाने से 10 अंशधारियों के आने जाने से कंपनी समाप्त नहीं होती है, कंपनी निरंतर चलती रहती है। गठन। अब क्या होता है, कंपनी के गठन की प्रक्रिया जो होती है वह कठिन होती है और बहुत ही जटिल होती है और साथ ही साथ में महंगी होती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जब अपन को निर्माण करना पड़ता है तो अपन को करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ डायरेक्टर अपॉइंट करना, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना, रजिस्ट्रेशन कराना, तमाम तरीके के कार्य होते हैं, इसीलिए इसकी गठन की प्रक्रिया को जटिल माना गया है। दायित्व है तो कंपनी के अंतर्गत जितने भी अंशधारी रहते हैं उन सभी का दायित्व क्या होता है, सीमित रहता है। सीमित दायित्व के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी अंशधारी के जितने अंश खरीदे हैं, अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो उतने अंशों का जो अंकित मूल्य हो रहता है उसी के बराबर उसको हानि होती है, यानी कि उसको अपनी निजी संपत्ति को बेचकर
उन्हें हानि की भरपाई करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कंपनी व्यावसायिक संगठन का एक बड़ा स्वरूप होता है जो स्वैच्छिक संघ होता है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है, लाभ कमाना उद्देश्य रहता है। इसकी जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे अंशों में विभक्त रहती है। अब अपन देखते हैं निजी कंपनी किसे कहते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे कंपनियों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। अपन यहाँ पर 2 प्रकार की कंपनियां पढ़ेंगे। पहली होती है निजी कंपनी और दूसरी होती है सार्वजनिक कंपनी। तो पहले अपन देख लेते हैं निजी कंपनी किसे कहते हैं। तो निजी कंपनी से या फिर उस कंपनी से होता है जो कंपनियां क्या करती हैं, सदस्यों को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है, साथ ही साथ क्या कर सकती है, जो अपने शेयर इशू नहीं कर सकती है। अभी अपन ने पढ़ा कि जो कंपनियां होती हैं उनकी पूंजी कैसे होती है, वो शेयर इशू करती है कम मूल्य के अधिक मूल्य के, और जो जनता होती है उस शेयर को खरीद लेती है। लेकिन निजी कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी पूंजी व्यवसाय में स्वयं लगानी पड़ती है, क्योंकि ये जनता को क्या कर सकती है, अंश निर्गमित नहीं कर सकती है, ना उनको खरीदने के लिए उनको आमंत्रित कर सकती है। तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं कि वो निजी कंपनी है। अब अपन देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सदस्यों की अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध। अगर कोई भी व्यक्ति जो निजी कंपनी का सदस्य बना हुआ है, वह अपने अंश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई शेयर्स को बेचना चाहे, जैसे मैं आपको बेचना चाहूँ तो मैं नहीं बेच सकती हूँ क्योंकि मैं निजी कंपनी की सदस्य हूँ। दूसरा होता है इसमें न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं, अधिकतम 20, यानी कि निजी कंपनी को चालू करने के लिए हमें 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है न्यूनतम, और अधिक से अधिक इसमें 200 सदस्य हो सकते हैं। भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर इसमें अधिकतम 200 सदस्य माने जाते हैं। अंश क्रय हेतु जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। अब जैसे निजी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह अपने अंश जनता को शेयर नहीं कर सकती है। जनता जब अंशों को क्रय नहीं करेगी तभी हम मानेंगे कि वो निजी कंपनी है। इसकी पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो निजी कंपनी संचालित करनी पड़ती है उसको कम से कम 1 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 लाख रुपए अपने व्यवसाय को लगाना ही होगा। लेकिन समय समय पर क्या होती है, इसकी जो मात्रा है वो भी बढ़ सकती है, घट सकती है, वो इनके नियम और शर्तों के अनुसार होती है। 5वां होता है प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि कोई भी निजी कंपनी है अगर वो चालू की जा रही है तो उसको अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एमके ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, एमके ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जो भी निजी कंपनियां हैं उनको अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना होगा। अब अपन देखते हैं कि सार्वजनिक कंपनी क्या होती है। तो सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से होता है जो सीधी सी बात निजी कंपनी नहीं है, तो वो सार्वजनिक कंपनी है। अभी अपन देख रहे थे कि निजी कंपनी में क्या होता था, कोई भी निजी कंपनी है वो अपने अंशों को क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो सार्वजनिक कंपनी होती है वह अपने अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित भी कर सकती है, और दूसरी साथ जो उसके अंशधारी रहते हैं वो सदस्यों को अपने अंशों का क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं कि वो एक सार्वजनिक कंपनी है। अब इसकी विशेषताएं होती है अंश निर्गमन पर प्रतिबंध नहीं, यानी कि जो सार्वजनिक कंपनी होती है वह पूंजी को एकत्रित करने के लिए अपने जो अंश होते हैं वह जनता के लिए क्या करती है, निर्गमित करती है। तो अंशों के निर्गमन पर सार्वजनिक कंपनी में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। अब इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, जबकि निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जिसको सार्वजनिक कंपनी स्टार्ट करनी है उसके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 2 चाहिए रहती है और अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है, 1 लाख भी इसमें हो सकती है सदस्य। अब इसमें होता है इसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए, निजी कंपनी में थी 1 लाख, इसमें सार्वजनिक कंपनी को चालू करने में कम से कम हमें 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। आवश्यकता पड़ने पर इसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसी प्रकार अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं, कोई भी व्यक्ति है जिसके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं, अब कल के दिन वो 1 लाख के शेयर्स 1.5 लाख रुपए हुए तो वो अपने शेयर्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर कर सकती है और उनको बेच सकती है, उसको हम कहते हैं कि वो सार्वजनिक कंपनी है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि एक निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला है सदस्यों की संख्या, यानी कि अभी अपन ने पढ़ा था कि एक निजी कंपनी के अंतर्गत कम से कम 2 सदस्य चाहिए रहते हैं, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत कम से कम 7 सदस्य और अधिकतम की कोई सीमा नहीं, और निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य होने चाहिए। निर्देशकों की संख्या का मतलब होता है कि एक निजी और सार्वजनिक कंपनी को संचालित करने के लिए हमें कितने डायरेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो निजी कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, अधिक से अधिक 15, और एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर इसमें होते हैं। अंशों के क्रय हेतु आमंत्रण, तो ये अभी अपन पढ़ चुके हैं कि एक निजी कंपनी अंशों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। इसकी वजह जो हमारी सार्वजनिक
कंपनी है वो अंशों के क्रय हेतु जनता के लिए आमंत्रण कर सकती है। अब व्यवसाय प्रारंभ करना, अब क्या होता है, अपन ने पहले ही पढ़ा था कि कंपनी के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी चालू कर रहा है तो उसको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यानी पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। तो एक जो निजी कंपनी है वो समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होती है, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देती है। अब ये क्या होता है उसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक सार्वजनिक कंपनी होती है, वो व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तो इस प्रकार का एक निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर।